हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड कर सकें। तो हमने यहाँ तक कॉमिक्स ख़त्म कर ली। अब बाजी ध्रुव के हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन तभी अंधेरे में जैसे आशा की एक किरण जगमगा उठी। हिंसात्मक रूप से ध्रुव को मार रहा दैत्य पल भर के लिए लड़खड़ा गया और ध्रुव ने अपना पैतरा बदल लिया। यह हफ कमज़ोर पड़ रहा है, यानी पानी से ज़्यादा देर बाहर रहने पर इसकी ताकत हफ करमास खत्म हो जाती है। अपनी बची खुची ताकत समेत ध्रुव वापस अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। अब मेरी हफ ताकत भी मेरा हफ साथ छोड़ रहा है। अगर हफ जल्दी ही दैत्य लेकिन तब तक समुद्री दैत्य भी समझ गया था कि जितनी देर तक वो यहाँ रुकेगा उसके पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। वह पलटकर गुफा के अंदर की तरफ भागा और थकान से हाफ रहा ध्रुव भी उसके पीछे कमज़ोर कदमों से लपका। यह बाहर जाने के बजाय अंदर क्यों? लेकिन अंधेरे में लड़खड़ाते कदमों से भागने का जो परिणाम हो सकता है वही हुआ। ध्रुव का सिर एक उभरी चट्टानों से टकराया और उसके दिमाग पर धीरे धीरे अंधेरे की चादर छाने लगी। इसी बीच ध्रुव के प्लान में सिर्फ यही एक खराबी थी कि उसने हमसे सचमुच में भाग जाने को कहा था। उसका सोचना एकदम ठीक था पीटर। अगर इस दैत्य को पल भर के लिए भी शक हो जाता तो वह पानी में कभी बाहर नहीं आता। लेकिन अब 8 मिनट बीत चुके हैं। अब हमको प्लान के मुताबिक वापस उसी जगह पहुंच जाना चाहिए। यू आर राइट, जल्दी चलो, जल्दी आओ। गुफा में जब ध्रुव की आंखें खुली तो ध्रुव तुम ठीक तो हो? रेनू, पीटर, लेकिन वह समुद्री दैत्य कहाँ है? पता नहीं। जब हम तुम्हारे पैरों के निशान देखते हुए यहाँ तक आए तो यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। वह अंदर की तरफ भागा था। आओ मेरे साथ। संभल कर आना पीटर, पता नहीं आगे। अरे तभी जमीन एकदम से चिकनी हो गई और ध्रुव नीचे आ गिरा। ओह ध्रुव, हमको टॉर्च लेकर आना चाहिए था पीटर। मुझे क्या पता था कि हमको गुफा के अंदर घुसना पड़ेगा। पर घबराओ मत, मेरे पास माचिस है। मैं ठीक हूँ रेनू। यहाँ पर कोई झील बनी हुई है, लेकिन मेरा पैर किनारे पर जमी काई पर से फिसल गया। मैं ऊपर आ रहा हूँ। जब ध्रुव संभल कर ऊपर आया तो उसके हाथ में कुछ था। यह क्या, मछली? हाँ रेनू, यह एक खास किस्म की मछली है जो सिर्फ इसी सुनसान तट के समुद्र में पाई जाती है। वे तो समझी, लेकिन इससे दैत्य का क्या संबंध है? इस मछली का इस झील में होना यह साबित करता है कि कोई भूमिगत सुरंग इस झील की समुद्र से जोड़ती है और वो समुद्री दैत्य इसी सुरंग द्वारा वापस समुद्र में भाग गया। पर वह इस गुफा में आया ही क्यों? कुछ लेने। उधर देखो, जमीन पर एक चौकोर गीला निशान। यहाँ पर पानी से निकालकर कुछ रखा गया था, शायद कोई बॉक्स। और वह राक्षस यहाँ पर इसी बॉक्स को लेने आया था। पर समुद्री जीव को बॉक्स से क्या काम? यह सारी बातें एक और इशारा करती है कि पीटर की राक्षस की आड़ में कोई खतरनाक और गैर कानूनी खेल खेला जा रहा है। और जो लोग यह खेल खेल रहे हैं उसके लिए किसी की जान लेना बाएं हाथ का खेल है। और फिर अगले दिन सुबह मैंने न केवल इस राक्षस को अपनी आंखों से देखा है सर, बल्कि इसके दो हाथ भी किए। तो इन सब से तुम क्या निष्कर्ष निकालते हो? स्मगलिंग सर, तस्करी।
इस राक्षस का प्रयोग तस्करी के माल को इधर उधर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। राजनगर के सारे तट वैसे भी इस तस्कर के लिए काफ़ी बदनाम है। तो समुद्री राक्षस को पकड़ने के लिए आप क्या करने की सोच रहे हैं? फिलहाल कुछ नहीं। मेरे ख्याल से राक्षस को पकड़ना आसान नहीं होगा, और अगर हम उस तस्कर तक ही पहुंच जाएं तो समुद्री राक्षस का उपयोग कर रहा है तो राक्षस अपने आप ही हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। आप इस तस्कर को जानते हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यह सारी तस्करी एक विदेशी जहाज़ द्वारा की जाती है जो हमारी समुद्री सीमा के ठीक बाहर अंतर्राष्ट्रीय सागर में खड़ा है। हाँ हाँ, हम उस पर बराबर नज़र रखे हुए हैं, परंतु फिर भी ना जाने कैसे हमारे शहरों में तस्कर का माल लगातार आ रहा है। आपका शक किस पर है? रतन बांसुरिया पर। पहले वह बांसुरी बेचकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन पिछले 4 साल से मैं उसके तस्करी से अपार दौलत जमा की है। दुर्भाग्य हम कभी उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा ना कर सकें। शाबाश रामफल, कल सुबह ठीक 8 बजे 1000 रुपये तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हे, हम तो आपके सेवक हैं बॉस। और उसी रात भारत की समुद्री सीमा के बाहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में कोई बात नहीं। गुड नाइट मिस्टर बांसुरिया। सॉरी फॉर द ट्रेबल, प्लीज डोंट माइंड सर। कोई बात नहीं कैप्टन, धंधे में इतनी तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। चलो साकुरा, खामखा ही मुझे फ़ोन करके बुलाया। बॉस सामने कुछ है। तभी समुद्र का अंधेरा सीना रोशनी से चमक उठा। मुखबिर ने सही खबर दी थी सर, यह रतन बांसुरिया ही है। भागने की कोशिश मत करना बांसुरिया, वरना भून के रख दिए जाओगे। बांसुरिया की मोटर बोट एक झटके से मुड़ी। वह भाग रहा है। ओह, पीछा करो। इसकी मोटर बोट बहुत शक्तिशाली है। हमारे लॉन्च इसका पीछा नहीं कर पाएंगे, और ना ही हमारी गोलियां। लगता है आज भी वह बचकर निकल जाएगा। और तेज साकुरा। और तो धड़ाम। फिर अस्पताल में। मैं तुमको 11वीं बार बता रहा हूँ प्यारे कि इस जहाज़ के कैप्टन ने मुझे रात के खाने पे बुलाया था। यह गैर कानूनी काम तो नहीं है ना? और समुद्री राक्षस जैसी चीज़ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। बॉस, एसपी साहब, मैं और पूछताछ की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि मेरी मोटर बोट उलट कैसे गई। रतन बांसुरिया कल से यही राग अलाप रहा है। अगर यह घायल ना होता तो। पर यह भी तो हो सकता है सर कि वह सच बोल रहा हो। सवाल ही नहीं उठता। ध्रुव, तुम देख लेना, तीन दिनों के अंदर ही रतन बांसुरिया अपने पालतू राक्षस के साथ मेरी हिरासत में होगा। गुड लक सर। और एक बार फिर ध्रुव उसी सुनसान और मनहूस तट पर खड़ा था। मेरे ख्याल से रतन बांसुरिया झूठ नहीं बोल रहा है। वास्तव में इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। इस समस्या की कुंजी समुद्री राक्षस है, और यह भी पक्का है कि उसका प्रयोग तस्करी के माल को इधर उधर पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन वह इस गुफा में माल लाता कहाँ से है? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, सिवाय उस पुराने लाइट हाउस के जो अब किसी इस्तेमाल में नहीं आती है, और यहाँ हमारी समुद्री सीमा के बाहर बना है। लगता है अब मैं धीरे धीरे मंजिल तक पहुँच रहा हूँ।
और ध्रुव जब अपनी ज़रूरत की वस्तुएं लेकर वापस लौटा तो शाम का झुटपुट रात की कलियां में बदल चुकी थी। वह लाइट हाउस की तरफ बढ़ता चला गया। यहाँ पर हमारी समुद्री सीमा ख़त्म हो जाती है। बेहतर यही होगा कि मैं मोटरबोट को यहीं छोड़ देता हूँ और बाकी का रास्ता तैर कर पार करूँ। लगभग 20 मिनट बाद ध्रुव लाइट हाउस पर खड़ा था। पूरी ज़मीन कड़े पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ पर पैरों के निशान मिलने का कोई चांस नहीं है। अब जरा इस लाइट हाउस के अंदर से भी छानबीन कर लिया जाए, शायद अंदर कोई सूत्र मेरा इंतज़ार कर रहा हो। ध्रुव ने शीघ्रता ही पूरा लाइट हाउस ऊपर से नीचे तक छान मारा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि माल कहीं और से। अरे यह आवाज़ कैसी? एक मोटर लॉन्च रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनसान और अंधेरे लाइट हाउस की तरफ आ रही थी। तो यहाँ क्या करने आ रही है? बेहद यही होगा कि मैं छुप जाऊँ। शीघ्र ही मोटर लॉन्च किनारे आ लगी। जल्दी माल उतारो सोल्टी, आजकल यह इलाका खतरनाक हो गया है। सही कह रहे हो। सुना है कि कोई खूंखार समुद्री राक्षस इस इलाके में कई बार देखा गया है। मैं तो कहता हूँ कि बॉक्स यहीं रखकर भाग चलो। क्या यानी इन तस्करों का समुद्री राक्षस से कोई संबंध नहीं? यह केस तो उलझता ही जा रहा है। हो गया रॉबर्ट, चलो हमारा काम तो ख़त्म हुआ और साथ में तुम भी। कौन है यहाँ? यह तो एक लड़का है यार, और मैं तो डर ही गया था। भून डालो साले को, वरना यह हमारा भांडा। टॉर्च की भरपूर रोशनी लड़के पे पड़ी और दोनों तस्करों का डर वापस लौट आया। यह तो सुपर कमांडर ध्रुव है, सही पहचाना। लेकिन इस वक्त स्मगलरों के लिए पकड़े जाने का अर्थ था कम से कम 10 साल का जेल। इसीलिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। चलाओ गोली सोल्टी। गोली दगी, लेकिन ध्रुव ऐसी परिस्थितियों से ना जाने कितनी बार दो चार हो चुका था। ढाई वो हवा में उछला और मेरी टॉर्च तड़ाक। बिना एक ही क्षण खोए ध्रुव का हाथ घूमा, तड़ाक। टॉर्च और पिस्तौल एक कोने में जा गिरी। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो अभी। लो, जमीन पर गिरने से तुम्हें चोट लग जाएगी, इसीलिए तुम अपने दोस्तों का इस्तेमाल करो। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। बस बस मेरे बाप, अब तो सारे बदन की हड्डियां अस्पताल का रास्ता पूछ रही हैं। अगर तुम अपने होश में ही अस्पताल पहुंचना चाहते हो तो जो मैं पूछूं तुम शांति से बताते जाओ। मैं बिना पूछे ही बता देता हूँ, वरना तुम फिर मार पीट कर पूछोगे। हम नशीले वस्तुओं की तस्करी करते हैं। हमारा माल सिंगापुर से जहाज़ द्वारा वाटरप्रूफ बक्से में पैक होकर आता है। हमारा जहाज़ भारत की समुद्री सीमा के बाहर खड़ा रहता है। हमारा काम मोटर लॉन्च से माल यहाँ तक छोड़ जाना है। आगे इस माल का क्या होता है हमको नहीं पता। चाहे जिसकी कसम खिला सकते हो खिला लो, उसकी ज़रूरत नहीं। मेरे सामने अपराधी सिर्फ सच ही बोलते हैं। परंतु एक बात का मुझे अफसोस है दोस्तों। किस बात का? कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। तुम होश में अस्पताल नहीं पहुंच पाओगे। बिजली की भी मात देने वाली गति से ध्रुव के दोनों हाथ उठे। एक बार ही दोनों को सपनों की दुनिया में पहुंचाने के लिए काफ़ी था। ये दोनों तो गए, अब मैं अगर इनकी पुलिस के हवाले करूं तो इनके साथी सतर्क हो जाएंगे और फिर
और फिर हमको यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि यह माल हमारे देश के अंदर कैसे पहुंचता है। लेकिन इनको यहाँ पर ऐसे छोड़ भी तो नहीं जा सकता। अब आइडिया, उनको छुपने के लिए सबसे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती, इनको छुपाने के लिए इनसे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। और 5 मिनट बाद ध्रुव लाइट हाउस के टावर पर बैठा था। अब देखूं कि इस माल को लेने कौन आता है। ध्रुव को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही एक विशालकाय आकृति समुद्र से निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही थी। यह तो वही समुद्री राक्षस है, यानी मैं सही लाइन पर सोच रहा हूँ। दैत्य थोड़ी देर तक बक्से को पास रुका। ना जाने क्यों आज उसे कुछ शक हो रहा था, लेकिन आखिरकार उसने वाटरप्रूफ बक्से को खिलौने की तरह बगल में दबाया और वापस समुद्र में घुसने लगा। 1 मिनट बाद एक और आकृति पानी में कूदी। यह राक्षस ही मुझको उस दूसरे राक्षस तक पहुंचाएगा जो नशीली पदार्थों के जरिए हमारे युवाओं के दिमाग को खोखला कर रहा है। शीघ्र ही वह राक्षस लेकिन यह तो 2 बक्से के भार के बावजूद काफ़ी तेज़ी से तैर रहा है और मैं तैरकर उसका पीछा नहीं कर पाऊँगा। मैं और तैरकर उसका पीछा नहीं कर पाऊँगा। चलिए दोस्तों, समुद्र के शैतान का यह दूसरा भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं तीसरे भाग में। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।